नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्यू डिलिजेंस। ये होता क्या है? टैक्स प्रिपेरर की लीगल ड्यूटी है कि वह टैक्स पेयर की दी गई हर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करे। आईआरएस को इंश्योर करना है कि रिटर्न एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। प्रिपेरर को सिर्फ टैक्स पेयर की बातों पर भरोसा करके रिटर्न नहीं भरना है। ये हमारा ड्यू डिलिजेंस में आता है। मीनिंग इसका क्या है? वेरीफाई फर्स्ट, फाइल लेटर। वेरीफाई करना है पहले आपको, फिर रिटर्न फाइल करना है। इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को पहले पढ़ा दिया जाए। ये टर्म बहुत बार आता है क्वेश्चन में। तो नंबर 2 पे पढ़ते हैं कि आईआरएस को ड्यू डिलिजेंस क्यों चाहिए? आखिर चाहिए क्यों आईआरएस को? तो इसका है कि रॉन्ग रिफंड रोकने के लिए। बहुत सारे टैक्स प्रिपेयर के साथ मिलकर रॉन्ग रिफंड क्लेम करते हैं। तो इसको रोकने के लिए ड्यू डिलिजेंस चाहिए होता है। फ्रॉडलेंट क्लेम डिटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ भी फ्रॉड होता है उसको डिटेक्ट करना, तभी तो रोक पाएंगे आप। इम्प्रॉपर ईआईसी, सीटीसी, एओटीसी जैसे क्रेडिट्स को रोकने के लिए। इन पर बहुत फ्रॉड होते हैं, तो इनको रोकने के लिए हमें ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत होती है। तो मतलब आप समझे ना ड्यू डिलिजेंस का? वेरीफाई फर्स्ट, देन रिटर्न फाइल करें आप। टैक्स गैप कम करने के लिए, प्रिपेरर को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। अगर प्रिपेरर रिस्पॉन्सिबल है तभी अच्छे से टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएगा। इसीलिए इन्होंने ड्यू डिलिजेंस बनाया है। तो ड्यू डिलिजेंस क्या है? टैक्स सिस्टम का सेफ्टी लॉक है। इस लाइन को आप अपने माइंड में एकदम ओके करके रखिए कि ड्यू डिलिजेंस यानी कि टैक्स सिस्टम का सेफ्टी लॉक। ड्यू डिलिजेंस किन क्रेडिट या फिर एरियाज पर मैंडेटरी है? फॉर्म 8867 में ये बताया गया है कि ड्यू डिलिजेंस किन क्रेडिट्स पर या फिर किन एरिया पर काम करता है, कहाँ पर लगाना इसको एकदम मैंडेटरी है। तो आईआरएस 4 मेजर एरियाज में ड्यू डिलिजेंस मांगता है, जहां पर आपको पहले वेरीफाई करने के लिए बोलता है। नंबर 1 पर क्या है? अर्नड इनकम क्रेडिट, ईआईसी। ये ईआईसी टर्म बार बार आता है, तो इसको समझ लीजिए। अर्नड इनकम क्रेडिट इसका फुल फॉर्म होता है। नंबर 2 पर है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, एडिशनल सीटीसी। अब ये सीटीसी ये जो जॉब में मिलता है पैकेज के साथ, ये वाला नहीं। ये आप यूएसए के टर्म में समझिए कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट इसका मतलब होता है। अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट नंबर 3 एंड नंबर 4 है एचओएच यानी कि हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइलिंग स्टेटस। इन 4 जगह पर हमें चेक करना होता है, ड्यू डिलिजेंस को लगाना होता है। ये चारों टर्म हम और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी इनको आप शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए, इनका फुल फॉर्म जान लीजिए। हर एक केस में प्रिपेरर को फॉर्म 8867 अटैच करना कंपलसरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्म 8867 हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इसको ध्यान में रखिए कि हाँ, फॉर्म 8867 नाम की कोई चीज़ होती है जिसको अटैच करना होता है। तो एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है कि फॉर्म 8867 किस लिए है? पेड प्रिपेरर ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट। तो ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट है। फॉर्म 8867 क्या है कि पेड प्रिपेरर की ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट है। तो आईआरएस ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट, 4 मेजर रूल समझिए इनके। 4 सबसे बड़े रूल हैं इनके ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट के। आईआरएस ने 4 मुख्य रूल सेट किए हैं, आप इसी क्रम में समझो इनको। रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 हमारा है, प्रिपेरर को यह कंफर्म करना है कि टैक्स पेयर क्रेडिट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। वर्बली उसने बोला है तो सारी बातें उनकी मान्य नहीं है। सही डिपेंडेंट चेक करना है, सही सोशल सिक्योरिटी नंबर चेक करना है, राइट रेसिडेंसी टेस्ट आपको समझने हैं वहाँ पर, एंड देन एज टेस्ट, रिलेशनशिप टेस्ट, ये सब हम आगे अभी पढ़ेंगे, तो इनको समझना है आपको। रोल नंबर 1 में है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, वो क्रेडिट लेने के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, आपको ये वेरीफाई करना है। रूल नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा? वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नॉट ब्लाइंड एक्सेप्टेड। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप किसी का टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आईआरएस साहब से कुछ उम्मीदें लगा के बैठा है। जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिसका भी टैक्स रिटर्न फाइल करे उनकी इन्फॉर्मेशन को वो वेरीफाइड करे। तो प्रिपेयर को क्या क्या वेरीफाई करना है? इनकम वेरीफाई करना है। वर्बली उसने बोला, मानना नहीं है। वो कई सारे इनकम आपसे छुपाएगा। उसने क्रिप्टो से कुछ अर्न किया, उसने ओला उबर से कमाया, उसने स्विगी जोमेटो से कमाया, वो सारी चीज़ें छुपाने का ट्राई करेगा। कई जगह से उसको पेमेंट आएगा, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं वो मैंने लोन दिया था,
ये उसका रीपेमेंट है, तो आपको उनके कहने पर मान नहीं लेना है। एंड एक्सपेंसेस ये भी आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। डिपेंडेंट्स, यहाँ पर बहुत फ्रॉड होता है डिपेंडेंट्स पर। इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा बनते हैं, इतने ज़्यादा बनते हैं कि आपको भर-भर के क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में। सारा गेम ही डिपेंडेंस पे आके टिक जाएगा, तो इसलिए डिपेंडेंट्स को भी आपको वेरीफाई करना है। लिविंग एग्रीमेंट्स यानी रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको चेक करना है, वहाँ पर एड्रेस वगैरह जहाँ पर चेक करना होता है। स्कूल रिकॉर्ड चेक करने हैं। जब हम डिपेंडेंट क्लेम करते हैं, जब हमारा हेड ऑफ हाउस होल्ड डिपेंडेंट क्लेम करता है, तब वहाँ पर स्कूल रिकॉर्ड चेक करने की ज़रूरत होती है। कई बार डिपेंडेंट अपनी मदर के साथ रहता है और फादर क्लेम करता है कि नहीं वो हमारे साथ है, वो डिपेंडेंट क्लेम करता है, तो आपको वो चेक करना है। फॉर्म 10 9080 एओटीसी रेसिडेंसी प्रूफ चाहिए आपको। तो अगर क्लाइंट बोले और प्रीपेमेंट मान ले, या ड्यू डिलिजेंस नहीं है, तो वर्बली क्लेम अगर करता है हमारा क्लाइंट तो मानना नहीं है। ड्यू डिलिजेंस ये भी आपको समझाता है। रूल नंबर 3 समझिए आप, कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। आपने वेरीफाई तो किया, लेकिन इनका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड भी तो आपको रखना पड़ेगा। प्रिपेरर को मेंटेन करना है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना है, जैसे कि नोट्स, वर्कशीट, कॉपीज ऑफ रिलाइड डॉक्यूमेंट, 8867 चेकलिस्ट। अभी मैंने बताया ना चेकलिस्ट क्या, ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट है ये हमारी। रीजनेबल इंक्वायरीज, जो भी इंक्वायरी है इनका भी आपके पास रिटर्न में डेटा होना चाहिए। ये वाला फॉर्म आप याद रखिए, ड्यू डिलिजेंस को बताता ही हमारा, ड्यू डिलिजेंस को। इसको कितने दिन तक आपको कम से कम रखना है, मिनिमम 3 इयर्स तक आपको रखना होगा। इतने साल तक आपको रखना होगा। हो सकता है कभी भी आपसे टैक्स पेयर मांग सकता है उस डॉक्यूमेंट को। आप ये नहीं कहेंगे कि आप लेकर आओ, आप उनका टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप उनका प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको मेंटेन करके चलना है उनके साथ साथ। रूल नंबर 4 समझिए, रीजनेबल इंक्वायरीज रिक्वायर्ड है। वहाँ पर प्रिपेयर को डाउटफुल इन्फॉर्मेशन पर क्वेश्चन पूछना जरूरी है। मैंने बताया ना कि टैक्स पेयर का हमेशा ट्राई होता है टैक्स बचाने का, तो आपको मिसलीड करेगा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा, आपको डिपेंडेंट की गलत जानकारी देगा, वो आपको इनकम की गलत जानकारी दे सकता है। तो क्या है कि डाउटफुल, आपको जहां भी डाउट लगे वहां पर आपको क्वेश्चन पूछने हैं। और अगर उसने वर्बली कुछ बोला तो नहीं नहीं, वर्बली मानना नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट के थ्रू ही जाना है। एग्जाम्पल समझिए, चाइल्ड पूरे साल कहाँ रहा, उसने कहा हमारे साथ था 9 मंथ, लेकिन नहीं, इनटेक शीट में तो 3 मंथ दिखा रहा है, तो मानना नहीं। अगर इनटेक शीट कुछ और बोल रही है और टैक्स पेयर कुछ और बोल रहा है, तो वहां पर आपको टोटल क्वेश्चन पूछने उनसे। आपके पास सपोर्ट का प्रूफ है कि नहीं। आपने बोल दिया मैंने चाइल्ड को सपोर्ट किया, मैंने फैमिली को सपोर्ट किया, लेकिन 50% रिक्वायरमेंट होती है, 50% से ज्यादा, लेकिन उसका प्रूफ भी तो चाहिए आपको। ट्यूशन किसने पे ट्यूशन किसने पे किया, ग्रोसरी किसने पे किया, तो इसका भी प्रूफ चाहिए। वर्बली नहीं माना जाएगा। यदि आंसर तब भी सस्पिशियस लगे तो डीपर क्वेश्चन आप उनसे पूछिए। तो ड्यू डिलिजेंस इम्प्रॉपर होने पर पेनल्टीज क्या क्या है, तो आप ये देखिए, आईआरसी, इंटरनल रेवेन्यू कोड, ये जो डॉलर जैसा साइन दिख रहा है इसको सेक्शन पढ़ते हैं, इसकी लैंग्वेज सेक्शन है आईआरसी सेक्शन 6695 जी। इसमें क्या बताया गया है, इनका भी सेक्शन बना है कि अगर ये इम्प्रॉपर हो तो इन पर पेनल्टीज क्या है। इसलिए लोग डरते हैं इनसे। आईआरएस से क्यों डरते हैं, पेनल्टी है तभी तो लोग डरेंगे, नहीं डरेंगे ही क्यों, वो टैक्स पे करेंगे ही क्यों, और टैक्स बनाने वाला गलत फाइल करने से डरेगा ही क्यों अगर पेनल्टी ही नहीं होंगी। तो पेनल्टी से सभी डरते हैं। तो पेनल्टी पर फेलर पर क्या है, $600 पर क्रेडिट फेलर, ये 2024 का रूल है ये। अगर एक फेल हुआ आपका टैक्स रिटर्न तो $600, हो सकता है ये आपकी पर मंथ की अर्निंग हो इंडिया में। तो आप समझ लीजिए अगर आपने 100 कर दिया तो कितना हो गया आपका, आपके तो मान लीजिए लग गए अच्छे से। यदि 4 क्रेडिट वायलेट हुए तो आपके 2400 पर रिटर्न हो गया जाके, आपने 4 क्रेडिट वायलेट किए तो आगे समझते हैं वर्स्ट केस क्या है, सबसे गंदा केस क्या बनता है जाके। रिटर्न प्रिपेरर प्रोग्राम से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा आगे, उसका लाइसेंस भी जा सकता है। सस्पेंशन डिपार्टमेंट सर्कुलर 230 वायोलेशन, अगर आपने सर्कुलर 230 को नहीं माना तो आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। एकदम सीधी भाषा में समझिए, आपका लाइसेंस रद्द, आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा उसी जगह से। एकदम क्लियर एंड कैची भाषा में समझिए आप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाई डिड ड्यू डिलिजेंस मैटर, ये मैटर क्यों करता है।
इसका भाई इतना मैटर क्यों करता है? ये आप मान लीजिए इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसलिए मैंने इतने छोटे से टॉपिक को पकड़ा है और इतनी डिटेल में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आईआरएस फ्रॉड को रोकता है, ठीक? आईआरएस का मैटर है, करेक्ट रिफंड इंश्योर करना, प्रिपेरर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक? अगर आपने ड्यू डिलिजेंस को माना, आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। पेनल्टीज से बचाओ, जितनी टैक्स पेयर को पेनल्टी नहीं पड़ेंगी उससे ज़्यादा आपको पेनल्टी पड़ जाएंगी, आप इतना ध्यान में रखिएगा। इसलिए उनसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो सीपीए फर्म इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां इनरोल्ड एजेंट को हायर करती हैं। वो चाहे तो किसी नॉन टैक्स वाले बंदे से भी काम करा सकती 6 महीने ट्रेनिंग देके, लेकिन उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें साइन चाहिए होते हैं टैक्स प्रिपेरर के। इसलिए वहाँ पर आपके साइन की वैल्यू है, आपके नॉलेज की वैल्यू है, इसलिए उन्हें इनरोल्ड एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लाइंट को लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ड्यू डिलिजेंस मतलब टैक्स कंप्लायंस का बैकबोन, ठीक है? किसी भी चीज़ में अगर बैकबोन है तो कुछ नहीं है। तो आगे समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं इसके। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझिए, नंबर 1 पर क्या आता है? टैक्स पेयर कहता है चाइल्ड मेरे साथ रहा, ठीक है? आप बोलने से तो नहीं जाओगे ना, पूछोगे ना, प्रिपेरर पूछेगा कि हाँ, कब से था? कितने महीने था? प्रूफ चाहिए। उसने कहा नहीं, नहीं मेरे साथ 9 मंथ था। 6 मंथ होना चाहिए 183 डेज़, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे पास तो 9 मंथ था। आपने कहा अरे वाह! ये तो 183 डेज़ को क्रॉस कर रहा है। लेकिन उसी जगह पर इनटेक शीट में कह रहा है नहीं 5 मंथ है। तब उसी जगह आपके दिमाग में नहीं, सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन है, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो क्या क्या करोगे आप? प्रूफ माँगोगे। प्रूफ तो माँगोगे ना, तभी तो वेरीफाई होगा। तो इसलिए यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस का काम होता है। अब एग्जांपल 2 समझिए। एओटीसी क्लेम की बात हो गई तो फॉर्म 1098 देखना आपको। ये वाला फॉर्म देखना जब वो एओटीसी क्लेम करे तो। एग्जांपल 3 समझिए, अगर वो एचओएच आप अपने आप को क्लेम करे, हेड ऑफ हाउस होल्ड, तो इसमें क्या है? प्रिपेयरर कंफर्म करेगा कि टैक्स पेयर ने होम का 50% कॉस्ट पे किया कि नहीं किया। ये किए हैं। एक क्रेडिट लेने के लिए 183 डेज वाला उसके पास एक रूल है, ये होना चाहिए। और चाइल्ड उनके पास हाँ, ये 6 मंथ यानी 183 डेज रहना चाहिए और 50% से ज़्यादा कॉस्ट पे करना चाहिए। ये नहीं कि उसने 48% किया, उसने 48% किया और अपने आप को हेड ऑफ हाउस होल्ड बता रहा है, तो ये आपको मानना नहीं है इसे वर्बली। अब एमसीक्यू जैसे आते हैं इनके, तो समझिए कि इनके टाइप क्या हैं। तो कीवर्ड सर्च करना है, इनके एमसीक्यू टाइप में है आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स। कभी-कभी रिक्वायरमेंट बेस के हमारे एमसीक्यू आते हैं। तो कीवर्ड क्या आते हैं कि वेरीफाई नहीं किया, नॉट वेरीफाइड, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। एलिजिबिलिटी चेक मिसिंग है तो रूल नंबर 1 है ये, सबसे नंबर 1 का। नो क्वेश्चन आस्क्ड, रीजनेबल इंक्वायरी होनी चाहिए यहाँ पर। नो 8867 अटैच, पेनल्टी, ये आपको पेनल्टी पड़ने वाली इधर। एमसीक्यू का टाइप 2 समझिए, यहाँ पर पेनल्टी बेस्ड के जो एमसीक्यू आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में अगर बोलता है यदि प्रिपेयर ने एओटीसी के लिए फॉर्म 8867 अटैच ही नहीं किया तो क्या होगा? $600 पेनल्टी पर फेलर। ये कब बना था रूल? 2024 में अमेंडमेंट में ये बना था रूल। ये ध्यान में रखना, अभी मैंने इसके ऊपर जस्ट ऊपर आपको समझाया है। तो पेनल्टी से भगवान बचाए, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक टैक्स प्रिपेरर को पेनल्टी से सबसे ज्यादा डर लगता है, आईआरएस से नहीं। मुझे आईआरएस से नहीं, आईआरएस से लगाई गई पेनल्टी से डर लगता है, ये कहना चाहिए लोगों को। एमसीक्यू के टाइप 3 है, रियल केस सिनेरियो समझिए। एग्जाम्पल क्या है? क्लाइंट कहता है कि वह हेड ऑफ हाउस होल्ड यानी एचओएच है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कैसे मानोगे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? पहले प्रूफ तो मुझे। प्रिपेरर मस्ट मेक रीजनेबल इंक्वायरी, इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी में उनके घर जाके इंक्वायरी नहीं करेगा। प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट नहीं तो कुछ नहीं। इसका टाइप 4 समझिए, डॉक्यूमेंटेशन रूल समझिए इनका। प्रिपेरर को कितने साल रिकॉर्ड रखने, ये ध्यान रखना, 3 साल। 3 साल आपको रिकॉर्ड रखने हैं। इसका क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है बार बार। हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन इसका क्वेश्चन बनता है बढ़िया सा। एमसीक्यू का टाइप 5 समझिए। ब्लाइंड एक्सेप्टेंस कभी नहीं करना है कि बोल दिया आपने मान लिया, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, आप 2-3 साल से उसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन उसने बोल दिया मान लिया, ये कभी नहीं होगा आपकी फील्ड में। टैक्स की फील्ड में बोलने से तो मानना ही नहीं है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट पे चलेगा।
जहाँ भी आपको डाउट लगे वहाँ आपको इंक्वायरी करनी है। ये ध्यान देना। तो इनकी कुछ स्ट्रैटेजी है एमसीक्यू सॉल्विंग की, ये समझो बहुत हेल्प करेगा आपको एमसीक्यू में। वहाँ पर आपका टाइम बचाएगा, माइंड रिवायरिंग होगी, एकदम डायरेक्ट आप आंसर की तरफ भागेंगे। जब भी आप देखो वेरीफाई नहीं किया तो ड्यू डिलिजेंस फेलियर है, यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया तो ड्यू डिलिजेंस फेलियर है। जब भी देखो कि प्रूफ ही नहीं मांगा टैक्स प्रिपेरर ने तो रीजनेबल इंक्वायरी होगी वहां पर, तो प्रूफ मांगना है आपको। जब भी देखो फॉर्म 8867 मिसिंग है तो पेनल्टी लगेगी यहाँ पर। और कितनी मैंने बताई थी, $600 की बताई थी। जब देखो कि एलिजिबिलिटी अनक्लियर है तब एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करो। कभी कभी क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है वहां पर, कभी कभी वो उनका जो खर्चा उठाना होता है ना 50% से ज्यादा, अगर वो नहीं है तो फिर उसको आप चेक करो, वो आपको चेक करना ही करना है। तो ये आपने समझा होगा अच्छे से।